हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम रवि कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम के बारे में मैंने बताया था। जो पोएम था उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और उस पोएम को हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से समझा था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं उस पोएम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट्स बेस पर दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट्स बेस पर दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपका पोएम कंप्लीट है तो उस बेस पर आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ संसाधन के अभाव में, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यह जो प्रयत्न है यदि आपको पसंद आए तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो वीडियो है इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जो है शेयर करें, ताकि आप तो सीखें ही और साथ ही साथ में आपके जो दोस्त हैं वो दोस्त भी मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखे। और मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा दिल उस दिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा जिस दिन आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड है, आपके जो दोस्त हैं, वो दोस्त मेरे वीडियो से कुछ सीख सकेंगे और वो भी जो है मेरे वीडियो को किसी तीसरे स्टूडेंट्स के पास शेयर कर देंगे। मैं इसी आशा के साथ आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके का स्टेटमेंट्स होता है। एक को हम लोग कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर स्टेटमेंट्स आपका सही हुआ तो उसे टी द्वारा इंडिकेट करते हैं। यदि आपका स्टेटमेंट्स गलत हुआ तो उसे हम लोग एफ द्वारा इंडिकेट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड sing for the self। ये क्वेश्चन रहा है मेरे बच्चों। इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पोएट का मतलब तो आप जानते हैं कवि है। एंजॉय हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है कि कवि अपने आप एंजॉय करता है और कवि क्या करता है, गाना गाता है। आपका पहला जो लाइन है पोएम का, उसमें लिखा हुआ है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं ही अपने आप में गाता हूँ और मैं स्वयं ही रिजॉयस करता हूँ, माने स्वयं ही मैं खुशियों को मनाता हूँ। तो उस बेस पर यदि देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट्स है, यह स्टेटमेंट्स आपका सही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ टी लिखेंगे। दूसरा जो स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, वो है कि द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है मेरे बच्चों, स्पीकर पोएट के लिए कहा गया है। डिफरेंट का मतलब अलग, फ्रॉम अदर्स का मतलब दूसरों से। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो स्पीकर है, मतलब जो पोएट है, जो बोलने वाला है, क्या वह दूसरों से अलग है। तो आपको आंसर होगा नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कवि का ऐसा मानना है कि मैं मुझ में और तुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कवि यह कहता है कि देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ, तुझ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, उसी तरीके से मुझ में भी कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट दिया कि द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो आपका स्पीकर है, क्या हुआ, स्पीकर दूसरों से अलग है, तो ये स्टेटमेंट्स उस बेस पर आपका रॉन्ग होगा, माने फॉल्स होगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है बच्चों, वो कह रहा है कि द पोएट
द पोएट डिस्कार्ड नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी। मेरे प्यारे बच्चों, पोएट का मतलब क्या है बेटा? कवि। डिस्कार्ड का मतलब बताता है किसके बारे में? नेचर्स ब्यूटी के बारे में। अब कोई पूछेगा कि नेचर्स ब्यूटी का क्या मतलब है, तो आप उसे बताइएगा कि नेचर्स ब्यूटी का मतलब प्राकृतिक जो सुंदरता है, उस प्राकृतिक सुंदरता को हम नेचर्स ब्यूटी कहते हैं। कह रहा है कि द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी। आपका जो कवि है, क्या वह कवि नेचर्स ब्यूटी के बारे में बताता है? मतलब प्राकृतिक जो सुंदरता है, उस प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताता है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, और सही के लिए हमने बताया था टी लिखना है। नेक्स्ट जो बेटा है, एवरी एटम ऑफ ब्लड, एवरी एटम ऑफ ब्लड is same in all human beings, in all human beings। मेरे प्यारे बच्चों, try to understand this। every atom of blood का मतलब होता है कि शरीर में जो ब्लड है, उस ब्लड का जो प्रत्येक जो कण है, उस प्रत्येक कण के बारे में यह बता रहा है। इज सेम का मतलब समान है। इन ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी मनुष्य हैं उन सारे मनुष्यों में। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ट्रू, क्योंकि कवि जो है सिमिलरिटीज की बात करता है, समानता की बात करता है, इसलिए वह कह रहा है कि योर ब्लड इज सिमिलर टू हिज ब्लड एंड हिज ब्लड इज सिमिलर टू योर ब्लड। आपका ब्लड उसके समान है और उसका जो ब्लड है वह तुम्हारे समान है। इससे यह पता चलता है कि कवि इस कविता के अंदर सिमिलरिटीज की बात करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। द पोएट इज एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकुलर schools of thought, school of thoughts। माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप समझने की कोशिश करें। पोएट का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? कवि। इज एसोसिएटेड विथ का क्या मतलब है? इसका मतलब कि संबंध रखता है किससे? ऑफ पार्टिकुलर स्कूल्स ऑफ थॉट्स। ठीक है, स्कूल्स का मतलब क्या होता है बेटा? और सिस्टम्स ऑफ थॉट्स, और सिस्टम्स ऑफ थॉट इज नॉन एज स्कूल, उसको हम लोग स्कूल कहते हैं। तो कह रहा है कि कवि जो है वह एक पार्टिकुलर सोच से बिलोंग करता है। तो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। कवि का ऐसा मानना ये सही होगा, क्योंकि उसका सोच जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अगर उसका सोच एक दूसरे से अलग नहीं होता तो कभी भी वह सिमिलरिटीज की बात ना करता। सिमिलरिटीज का क्या मतलब है बच्चों? समानता की बात नहीं करता। इसलिए यह कहा गया है कि द पोएट इज एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकुलर स्कूल्स ऑफ थॉट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, और राइट के लिए हमने क्या बताया था? ट्रू। और ट्रू के लिए क्या बेटा? टी हमें लिखना है। और जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, उस फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए एफ लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज टेक ए गुड रिव्यू ऑफ दिस ऑल स्टेटमेंट्स। चलिए आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। मेरे प्यारे बच्चों,
आंसर का मतलब क्या हुआ, उत्तर देना है। किसका, फॉलोइंग जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चंस का देना है। और ब्रीफली का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में, मतलब छोटे रूप में आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चंस ए जो कह रहा है कि हु इज द स्पीकर in this poem my dear friends। इस क्वेश्चंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हु का मतलब क्या है मेरे बच्चों, कौन। इज द स्पीकर का मतलब वक्ता है। इन दिस पोएम, इस पोएम मतलब इस कविता में। तो आपको पता है कि वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। इसको समझिए। वाल्ट विटमैन का मतलब तो कवि का नाम है। एज का मतलब तो है होता है। द स्पीकर का मतलब बोलने वाला है इन दिस पोएम। इसलिए मैंने लिखा कि वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। ठीक है, बी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाउ ओल्ड ही इज, मेरे प्यारे बच्चों, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितने साल का। ही इज का मतलब वह है। इसमें ही की जो बातें की गई है, आपका जो कवि वाल्ट विटमैन है उस वाल्ट विटमैन के लिए की गई है। तो आपकी जो कविता है, आपकी जो पोएम है, उस पोएम में कवि कहता है कि नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। वह कहता है कि मैं 37 साल का हो चुका हूँ और मेरे पास एक परफेक्ट हेल्थ है। परफेक्ट हेल्थ का मतलब होता है कि वैसा स्वास्थ्य जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आंसर क्या होगा कि ही इज अबाउट 37 years old and he has perfect health। ठीक है, he is about 37 years old का मतलब कवि जो है 37 साल का है। and he has perfect health का मतलब हुआ कि उसके पास एक बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य है, मतलब उस स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन थर्ड जो दिया गया है कि वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। ठीक है मेरे बच्चों, वाई का मतलब क्यों, स्पीकर का मतलब वक्ता, यूज का मतलब उपयोग, यू मतलब तुम, एंड ट्वाइस मतलब यह कह रहा है कि स्पीकर ने यू को जो है 2 बार इस कविता में यूज किया है, उपयोग किया है। उसका मतलब क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यू का प्रयोग उसने 2 बार किया। किस लिए किया, वह यह बताता है कि तुम्हारा जो जन्म है माता पिता से हुआ है और तुम्हारे माता पिता का भी जो जन्म है वह जो है उनके कोई माता पिता हैं उनसे हुआ है। उस संदर्भ में उसने यू को जो है 2 बार यूज किया है। क्वेश्चन सब आपको समझ में आ गया होगा और जो आंसर है उस आंसर को भी हमने गेस कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो वहां लिखेंगे कि द स्पीकर हैज यूज्ड यू ट्वाइस in this poem and by the help of it he is saying that all have parents and their blood is
सेम। ठीक है मेरे बच्चों, इसको समझिए। द स्पीकर हैज यूज्ड यू ट्वाइस इन दिस पोएम। इन दिस पोएम का मतलब क्या हुआ, इस कविता में यू को जो है ट्वाइस, ट्वाइस का क्या मतलब है, दो बार। हैज यूज का मतलब उपयोग किया है, एंड का मतलब हुआ बाय द हेल्प ऑफ इट का मतलब हुआ इसके माध्यम से। क्या कह रहा है, ही इज सेइंग दैट, वह कह रहा है कि ऑल हैव पेरेंट्स, मतलब हम जितने भी मनुष्य हैं, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिस मनुष्य के माता पिता ना हो, या बिना माता पिता का कोई मनुष्य हो। ठीक है, एंड का मतलब और, देयर ब्लड इज सेम, और जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं उन सारे मनुष्य के जो ब्लड हैं वह ब्लड भी बिल्कुल सेम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट all of you will be satisfied from this answer, the answer of this question. So my dear students, all of you take a good review of the answer of this question, then I move on the next end point. My dear friend, please take a review quickly. आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे बेटा, व्हाट इज meant by nature without check with original energy. Try to understand it my dear friend. What is meant का मतलब जो है, क्या इसका मतलब है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी जो पोएम है उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपका पहला जो शब्द है उसको हम लोग हाजर्ड कहते हैं, एंड दूसरा जो वर्ड है हार्बर। ठीक है ना, हैव बीन used for nature without check with original energy। इसको जरा समझिए। हार्जेट का मतलब क्या होता है, डेंजर या पेरिल आप कह सकते हैं, खतरे को। और हार्बर का मतलब क्या है बेटा, हार्बर का मतलब होता है आपका, क्या है हार्बर का मतलब, अपने दिमाग में जो हम थॉट्स रखते हैं, जो सोच रखते हैं, कि एनी फीलिंग्स इन योर माइंड, उसको हम लोग हार्बर करते हैं। हैव बीन यूज का मतलब उपयोग किया गया है किसके लिए, फॉर नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी के लिए। आपसे अगर कोई पूछेगा कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी के लिए कौन सा वर्ड जो है इस पोएम में यूज किया गया है, तो आप उसे बताइएगा कि दो वर्ड्स को जो है इसमें यूज किया गया है। द फर्स्ट वर्ड दैट इज नॉन एज हाजर्ड एंड द सेकेंड वर्ड एंड दैट इज नॉन एज हार्बर। पहला जो आपका वर्ड है उसे हम लोग हाजर्ड कहते हैं, और दूसरा जो वर्ड का प्रयोग किया गया है वह क्या है, आपका हार्बर है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। ठीक है मेरे बच्चों, व्हाट का मतलब क्या है, थीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता का थीम। तो मेरे प्यारे बच्चों, द थीम ऑफ दिस पोएम इज individualistics. The theme of this poem is individualistic thoughts and gives
a good message, good message. It gives a good message. Oneness in all human beings. All human beings. ठीक है मेरे बच्चों. The theme of this poem is individualistic thoughts. इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स का मतलब होता है मेरे बच्चों, माने एक वैसा सोच जो कि व्यक्तिगत सोच हो, जिस समाज के हित में सोच हो. एंड का मतलब क्या है मेरे बच्चों? और गिव्स अ गुड मैसेज, और वो हमें एक अच्छा मैसेज देता है. किसके बारे? वननेस माने एकता के बारे में. इन ऑल ह्यूमन बींग्स, इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश करता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वे सारे मनुष्य बिल्कुल एक हैं. उसमें एकता की भावना को यह बताता है. तो दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. यही इस कविता की आपकी मेन थीम है. मैं आशा करता हूँ कि यह बातें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ टेक ए गुड रिव्यू ऑफ दिस ऑल एंड आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस. मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे प्रश्न क्वेश्चंस का सारे उत्तर आप देख रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में भी आ रहा होगा. यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को वहां पर आप लिख सकते हैं. आप अपनी जो समस्या है, उन सारी समस्याओं को आप वहां लिख सकते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से आप प्लीज़ टेक ए गुड रिव्यू क्विकली, सो डैट आई मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ताकि मैं आगे जो पॉइंट है उस पॉइंट पर मैं आगे बढ़ सकूं. मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ क्विकली. चलिए मेरे बच्चों, आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट, हाउ डज द स्पीकर establish relation between you and me. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बेटा यू, और यहाँ लिखा हुआ है मी. तो जो कवि है, यू और मी के बीच में इस्टेब्लिश रिलेशंस का मतलब होता है रिलेशंस को क्रिएट करना चाहता है, रिलेशन को बताना चाहता है. कैसे? ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे स्पीकर तुझ में और मुझ में एक संबंध को इस्टेब्लिश करना चाहता है. इस्टेब्लिश का मतलब एक संबंध को बताना चाहता है. तो इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों? अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, to the speaker, there is no any difference between you and me, because all are human beings, all are human beings, and they take birth from the same parents, and their blood is same. Their blood is same. आइए समझते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्पीकर का मतलब हुआ स्पीकर के अनुसार देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी. यू में और मी में कोई अंतर नहीं है. बिकॉज क्योंकि ऑल आर ह्यूमन बींग्स,
सारे मनुष्य हैं, एंड और दे टेक बर्थ फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, वो एक ही माता पिता से जन्म लेते हैं, एंड देयर ब्लड इज सेम, और उन सब का जो ब्लड है वह बिल्कुल समान होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का ब्लड लाल है तो किसी का ब्लड पीला हो गया। वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम एंड दे टेक बर्थ द सेम पेरेंट्स एंड देयर ब्लड इज सेम, और उसका जो ब्लड होता है वह पूरी तरीके से समान होता है, उसके ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, बिकॉज देयर ब्लड इज सेम, द कलर ऑफ ब्लड इज सेम, ब्लड का जो कलर होता है वह भी सेम होता है, वह भी एक जैसा होता है। इस तरीके से द पोएट हैज स्ट्राइव टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशंस बिटवीन यू एंड मी, इस प्रकार से कवि ने तुझ में और मुझ में एक अच्छे रिलेशंस को क्रिएट किया है। वह कहता है कि हम सब में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमें अपने मन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई घमंड, कोई ईर्ष्या नामक जो तत्व है, इसको अपने दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हाउ डज, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन द समर, इन द समर, इसको समझिए। समर का मतलब गर्मी में वह क्या ऑब्जर्व करता है मेरे बच्चों? तो आपको पता है कि ही ऑब्जर्व्स अ स्पेयर ऑफ ग्रास। स्पेयर ऑफ ग्रास का मतलब क्या होता है बच्चों? घास का जो डंस होता है उसी के लिए तो वह इधर उधर भ्रमण करता है और उसको महसूस करता है। मतलब he wants to realize a spear of grass, and this is why that the speaker is loafing here and there. यही कारण है कि स्पीकर यहाँ से वहाँ क्या कर रहा है, आपको भ्रमण कर रहा है, लोफिंग कर रहा है। ठीक है, आई थिंक, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक ए गुड रिव्यू क्विकली। आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका है मेरे बच्चे कि व्हाट डज ही होप टू डू। ठीक है ना, होप का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? आशा। व्हाट का मतलब क्या है? क्या। व्हाट डज ही होप टू डू, वह क्या करने की आशा करता है। यहाँ लिखिएगा कि ही hopes the words, he hopes the words which he wants he wants to do it continue till death। ठीक है, क्या कह रहा है कि ही होप्स द वर्स, वह वर्स माने काम के प्रति आशा रखता है, करना चाहता है। विच ही वांट्स टू डू इट, वह इसे करना चाहता है कंटिन्यू, लगातार। टिल डेथ माने मरते मरते दम तक, मरते दम का मतलब वह मृत्यु पर्यंत भी वह जिंदा रहना चाहता है और वह अपने कामों को करना चाहता है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज he want to do with crates। मेरे प्यारे बच्चों, क्रेट्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट्स को हम लोग क्रेट्स कहते हैं। व्हाट डज ही वांट टू डू, वह क्या करना चाहता है विथ क्रेट्स। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, he is
only a poet. He wants to suspended grades at any cost. या आप withheld भी लिख सकते हैं, withheld at any cost. Okay my dear friend, he is only a poet का मतलब वह एक कवि है, ठीक है। क्या कह रहा है वो बाबू कि he wants to suspended grades. सस्पेंडेड का मतलब होता है किसी चीज को भूल जाना को हम लोग सस्पेंडेड कहते हैं। एट एनी कॉस्ट माने ग्रेड्स को किसी भी कीमत पर वह भूल जाना चाहता है। विथहेल्ड का मतलब भी होता है भूल जाना। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों किसी भी कीमत पर, मतलब कभी जो है किसी भी कीमत पर जो विथहेल्ड है उसको भूल जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि हम इसे भूलेंगे नहीं तो फिर समाज की जो यूनिटी की बात करता है, जो एकता की वह बात करता है, तो वह यह बताने की कोशिश करता है कि क्रेड्स के आधार पर समाज जो है वह समाज कभी टिक नहीं सकता है। इसलिए वह कह रहा है कि जो क्रेड्स है समाज की एक मानसिक बीमारी है और इस मानसिक बीमारी को हमें हमेशा हमेशा के लिए हमें भूल जाना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक अच्छे समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमने लिखा कि ही वांट्स टू सस्पेंडेड क्रिट्स, वह क्रिट्स को जो है किसी भी कीमत पर भूलना चाहता है। और एक दूसरा जो वर्ड है, सेकंड वर्ड को हमने चूज किया जो क्या है, विथहेल्ड है। इसका भी मतलब होता है कि किसी चीज को भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे बच्चे कि व्हाट हैज फॉर्म, 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। What has formed the speaker's blood? The speaker's blood. Okay? स्पीकर्स के ब्लड को क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है? तो आपको पता है कि द एयर, swell and take birth has formed the speaker's blood. ठीक है। एयर का मतलब हवा, सॉइल एंड टेक बर्थ, जिस मिट्टी में वह जन्म लेता है वहाँ की हवा, वहाँ की सॉइल उसके ब्लड को क्या करती है बाबू, फॉर्म करती है, निर्माण करती है। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज टेक ए गुड रिव्यू ऑफ दिस all answer of all and questions. I hope all of you are getting my point and carefully. So my dear friends, please take a good review and quickly so that I could move on the next point. My dear friends, आइए मेरे बच्चों, your last question is what does he want to speak about? Last question, this is your last question. What does he want to speak about? Speak about my dear friends. What does का मतलब क्या होता है, क्या करता he wants to speak about, मतलब वह क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो आपको पता है मेरे बच्चों what का मतलब क्या, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए नेगेटिव WH है इसलिए डज का प्रयोग किया। he want to speak about का मतलब वो क्या बोलना चाहता है। what does he want and to speak about, वह किसके बारे में बात करना चाहता है। तो आपको पता है कि he is only a
poet, he wants to speak about at every hazard, या आप कह सकते हैं डेंजर, या आप कह सकते हैं पेरिल। पेरिल, दिस इज यूनिक क्वालिटी of him which makes him very better than others. He is only a poet का मतलब क्या है? वह एक कवि है, ठीक है। He wants to speak at every hazard, जिनकी खासियत यह है कि वह हर खतरे में बोलते हैं। हाजर्ड का मतलब खतरा होता है, डेंजर का मतलब भी खतरा होता है, पेरिल का मतलब भी खतरा होता है। वो इफ यू वांट टू राइट डेंजर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, you could write in this word. If you want to write peril without any restriction, you could write in this vital word. The meaning of all words are same. It depends upon your desire. If you want to use hazard, if you want to use danger, if you want to use peril, सब meaning जो है एक ही है। आप लिखना चाहें, if you wish and to write hazard, but and you could write hazard. If you want to write danger, but if you could write in danger. If you wish and to write peril, but definitely you could write in peril. फिर कहता है क्या कि this is unique quality of him. This is unique quality का मतलब यह है unique quality of him. किसका? जो कवि है उसका। Which makes him, जो उन्हें बनाता है, वेरी बेटर, बहुत अच्छा, देन अदर्स, दूसरों की अपेक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि तमाम जो क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वो मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही मेरे बच्चों। आज आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। फिर आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो 6 एटलीस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्टिव, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग अच्छी तरीके से आंसर देने के बारे में देखेंगे कि किसी प्रश्न के आंसर को हम कितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि पोएम किसी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो तो वह किसी भी प्रकार का प्रश्न उससे पूछा जाए, वह उन सारे प्रश्नों का जवाब काफ़ी अच्छी तरीके से दे सकता है। प्रश्नों के आंसर देने के दौरान वह किसी भी प्रकार का उसे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी पोएम आप पढ़ें तो उस पोएम को पहले आप बारी बारी से जानने की कोशिश करें। जब आप उस पोएम के बारे में अच्छी तरीके से जान जाते हैं, उसके बाद आप उस पोएम को जो भी उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करें। और मैं आशा करता हूं कि जब इतना काम आप कर चुके होंगे तो किसी भी प्रश्न का आंसर देने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज का जो सेशन रहा है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा है। और इस सेशन से यहाँ आप जितने भी विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी इससे काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो के लिए आप कम से कम लाइक करें, आप कम से कम शेयर करें, और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ में मेरा यह जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक देखें।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वीडियो को अंत तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो से जितना बेनिफिट आपको लेना चाहिए उतना बेनिफिट आप नहीं ले सकते। मैंने इसमें अपने कोर्स के टोटल वीडियो मैं डालूंगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप इसको अच्छी तरीके से देखें, इसे समझें। एक बार में नहीं होता है तो उसे बार बार देखें। अभी लॉकडाउन में आपके पास पर्याप्त समय है और काफ़ी आसानी तरीके से आप वीडियो को देख सकते हैं और काफ़ी आसानी तरीके से आप जो वीडियो है उसको समझ भी सकते हैं। तो आप सबके पास पर्याप्त समय है और मैं आशा करता हूँ कि इस पर्याप्त समय का आप भरपूर आनंद उठाएं और साथ ही साथ में आप सीखें घर पे सुरक्षित बैठकर। और मैं भगवान से भी दुआ करता हूँ कि आप सभी का भला हो और साथ साथ में मिस्टर रवि कुमार जी का भी भला। मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ते रहिए मेरे प्लेटफॉर्म पे आके, और मैं आशा ही नहीं करता पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि तमाम जितने भी आपकी कोर्स के वीडियो हैं हर दिन मैं एक एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ और यह मेरा कोशिश अंतिम समय तक जारी रहेगा जब तक कि आपकी सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाती। आपकी सिलेबस मैं नवंबर एटलीस्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेटेस्ट होगा तो दिसंबर तक आपकी सिलेबस जो है पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप एंजॉय करते रहिए मेरे वीडियो के साथ, और साथ ही साथ में मेरे इस वीडियो को आपके सर्कल में जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, उन सारे मित्रों के साथ भी आप शेयर करते रहिए, ताकि आप तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ में आपके जो मित्र हैं वो मित्र भी इससे बहुत सारी चीज़ें सीखें और वो भी जो है मेरा नाम लें, क्योंकि नाम के लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और मुझे आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि यदि आप सबका साथ मेरे साथ हो तो मेरा भी विकास और साथ साथ में आपका भी पूरी तरीके से विकास होगा। थैंक यू मेरे बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू।